गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारा पार्ट 2। हमने इससे पहले जो अपना 3rd लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि कारा की संरचना कैसी होती है। उसमें सीमित वृत्ति की शाखाएं, असीमित वृत्ति की शाखाएं, अनुपर्णक, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही कारा में वृद्धि किस प्रकार से होती है वह हमने पढ़ा था। कारा किस आवास में रहता है वह भी हमने लेक्चर नंबर 30 में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन कारा। कारा में जनन किस प्रकार का होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो कारा में कायिक जनन तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन पूर्णतया एब्सेंट होता है कारा में। मैंने इन तीनों प्रकार के जनन में अंतर आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन कारा बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन कारा। इसकी अगर हम कायिक जनन की बात करें, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। कारा में कायिक जनन निम्नलिखित संरचनाओं द्वारा होता है। कौन कौन सी संरचना है? पहली होती है बल्बिल, इसको हिंदी में भी हम बल्बिल ही कहते हैं। दूसरी है एमॉर्फस बल्बिल, तीसरी है एमाइलम स्टार और चौथी है सेकेंडरी प्रोटोनीमा या द्वितीयक प्रोटोनीमा। इन चारों को हम 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बल्बिल। These are small oval or spherical bodies developed on stem or root nodes। यह अंडाकार संरचनाएं या गोलाकार संरचनाएं होती है जो कि तने अथवा जड़ पर उत्पन्न होती है। अब हम जानते हैं कि इसमें जड़ नहीं और राइजोइड्स होते हैं, तो उनके स्टेम और रूट के नोड्स मतलब पर्व संधियों पर ये उत्पन्न होती है। बल्बिल्स आर फॉर्म्ड ऑन रूट ऑफ कारा स्पैरा एंड स्टेम ऑफ कारा बाल्टिका। एक जाति है कारा बाल्टिका, उसके स्टेम पे बल्बिल उत्पन्न होती है और कारा स्पायरा में रूट पे या जड़ पे उत्पन्न होती है। आफ्टर डिटैचमेंट दे जर्मिनेट एंड डेवलप न्यू प्लांट। जो मदर प्लांट होता है उससे डिटैच होने के बाद में ये जर्मिनेट होती है, अंकुरित होती है तथा नए पादप बनाती है। कैसी होती है दिखने में हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक स्टेम बल्बिल डायग्राम नंबर ए में बताई हुई है। एक गांठ के समान संरचना होती है, नोड के समान, जिसको हम कहते हैं स्टेम बल्बिल, जो नोड पर ही या पर्व संधि पर उत्पन्न होती है। और ये हम देख रहे हैं रूट बल्बिल जो कि राइजोइड पर उत्पन्न हुई है। राइजोइड में हम देख पा रहे हैं ऑब्लिक सेप्टा और स्टेम बल्बिल स्टेम पे उत्पन्न हुई है। तो ये दोनों तो हो गए बल्बिल। देन एमॉर्फस बल्बिल। एमॉर्फस मतलब इसकी संरचना अनिश्चित होती है। These are small cells developed and aggregated at the node called amorphous bulbil। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पर्व संधि पर एकत्रित हो जाती है जिसे हम कहते हैं एमॉर्फस बल्बिल। दे आर फाउंड इन कारा फ्रेजाइलिस, कारा बाल्टिका एट्सेट्रा। यह इन सब कारा की जातियों में मिलती है। ऑन बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट दे जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। ये भी वैसे ही होगा कि जैसे ये मदर प्लांट से या से डिटैच होती है और वहाँ जर्मिनेट होकर ये नए पादप का निर्माण करती है। देन एमाइलम स्टार। एमाइलम जो नाम है वह होता है स्टार्च या हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, उससे संबंधित है एमाइलम। हम जानते हैं एमाइलोज हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है, स्टार्च ही होता है। सो दीज आर मल्टी सेलुलर एग्रीगेशन ऑफ सेल्स लुकिंग लाइक स्टार्स एंड द सेल्स आर डेंसली फिल्ड विथ एमाइलम स्टार्च। ये कुछ बहुकोशिकीय संरचना होती है जो कि कोशिकाओं का समूह के समान होता है। और इन कोशिकाओं का जो शेप होता है वह स्टार या तारे के समान दिखाई देता है और जिसमें एमाइलम स्टार्च भरा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, एमाइलम स्टार। तो ये एमाइलम स्टार होते हैं, ये भी नोडल कोशिकाओं के बेसल रीजन पे। दे डेवलप्ड एट द नोडल सेल्स ऑफ द बेसल रीजन। बेसल अदर जो कोशिकाएं होती हैं नीचे के भाग की कोशिकाओं के नोड से उत्पन्न होते हैं। इसका उदाहरण है कैरा स्टेलीजेरा। इसका हम डायग्राम अगर देखें तो आप एमाइलम स्टार डायग्राम नंबर डी में देख पा रहे हैं।
जो कि एक स्टार के या तारा के समान संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं एमाइलम स्टार। देन सेकेंडरी प्रोटोनीमा या द्वितीयक प्रोटोनीमा, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनीमा और फ्रॉम द बेसल सेल ऑफ राइजोइड। ये धागे की समान संरचनाएं होती है जो कि प्राथमिक प्रोटोनीमा, हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में कि प्राथमिक प्रोटोनीमा क्या होती है, या फिर राइजोइड से उत्पन्न होती है। मतलब ऐसी कुछ धागे के समान संरचनाएं जो प्राइमरी प्रोटोनीमा या फिर राइजोइड या मूलाभास के बेसल रीजन से उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होती है ये नए पादप को उत्पन्न करने में सक्षम होती है। तो यह भी एक प्रकार का कायिक जनन का प्रकार है। तो इस प्रकार से कारा में 4 प्रकार से कायिक जनन होता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा था? बल्बिल्स, एमॉर्फस बल्बिल्स, एमाइलम स्टार्स एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब हम पढ़ेंगे कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कारा इज एन एडवांस्ड oogamous टाइप, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। oogamous मतलब विषम युग्मकी, एडवांस्ड मतलब प्रगत विषम युग्मकी, जिसमें कि नर युग्मक या मेल गैमेट मोटाइल होता है, आकार में छोटा होता है, जबकि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है और आकार में बड़ा होता है। और द सेक्स ऑर्गन्स आर मैक्रोस्कोपिक, हम जानते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक कारा की पिक्चर दिखाई थी, फोटो दिखाई थी, जिसमें आपने ब्लैक डॉट के समान संरचना बिना माइक्रोस्कोप के भी आपको नज़र आ रही थी। सो इसको हम बोलते हैं दीर्घकाय या मैक्रोस्कोपिक। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं कारा के, दे आर मैक्रोस्कोपिक। द मेल सेक्स ऑर्गन इज स्फेरिकल एंड येलो टू रेड इन कलर। जो नर लैंगिक अंग हो जो होता है, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, उसका नाम होता है ग्लोब्यूल। क्या नाम होता है? इसको हिंदी में भी हम ग्लोब्यूल ही कहेंगे। ग्लोब्यूल क्योंकि आपको नाम से दिख रहा है कि ग्लोब के समान, तो ग्लोब कैसा होता है? गोल होता है। तो इसकी जो संरचना होती है गोलाकार होती है। एंड येलो टू रेड इन कलर, इसका जो रंग होता है वो लाल या पीला, लाल से पीला तक हो सकता है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है या मादा जननांग है, उसका नाम होता है न्यूक्यूल, न्यूक्यूल। और ये इसकी जो संरचना होती है यह अवल या अंडाकार संरचना होती है, जो कि ग्रीन कलर का हमको नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो हम पिक्चर देखी थी फ़ोटो, या फिर आप जब प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ये आपको ब्लैक कलर के डॉट्स, क्योंकि जब हम प्रिजर्व कर लेते हैं तो इसकी ओरिजिनल जो कलर है वह नहीं दिखाई देता, इस कारण वो हमको ब्लैक दिखते हैं। अदरवाइज इनका रंग ओवल ग्रीन होता है न्यूक्यूल का, और येलो टू रेड होता है ग्लोब्यूल का। तो आपको याद हो गया, नर जननांग कौन सा है? ग्लोब्यूल, और मादा जननांग कौन सा है? न्यूक्यूल। ग्लोब्यूल होता है गोलाकार और न्यूक्यूल होता है अंडाकार। दे डेवलप ऑन द नोड्स ऑफ द ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये जो जननांग है ये सीमित वृद्धि की शाखाओं के जो पर्व संध्या होती है वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं बेटा? सीमित वृद्धि की शाखाएं हमने पढ़ी थी कल, कौन कौन सी होती है, कितनी प्रकार की शाखाएं होती है। तो उनकी पर्व संधियों पर क्या उत्पन्न होते हैं? ये जननांग, मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन उत्पन्न होते हैं। इंटरमिंगल्ड विथ सेकेंडरी लेटरल्स, जो हम जानते हैं कि जिनको हमने अनुपर्णक कहा था या द्वितीयक पार्श्व कहा था, उनके साथ में इंटरमिंगल मतलब मिक्स होकर उत्पन्न होता है, क्योंकि उसी पर्व संधि पे हम जानते हैं कि सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधियों पर द ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ की नोड्स पर क्या उत्पन्न होते हैं? द्वितीयक लेटरल्स या सेकेंडरी लेटरल्स उत्पन्न होते हैं, और वहीं पर ये जननांग भी उत्पन्न होते हैं। सो दे आर इंटरमिंगल्ड विथ सेकेंडरी लेटरल्स। न्यूक्लियल इज ऑलवेज सिचुएटेड सिंगली अबव द ग्लोब्यूल। इसकी पोजीशन का आपको ध्यान रखना है। इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हम आपको एक तो पर्व संधि नज़र आ रही है, ये देखिए, ये यहाँ पे पर्व संधि है जिसको हम नोड कहते हैं। पर्व संधि पर हमको सेकेंडरी लेटरल या फिर अनुपर्णक नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और उसी के साथ ही हमको फीमेल सेक्स ऑर्गन या न्यूक्लियल नज़र आ रहा है, और साथ ही मेल सेक्स ऑर्गन या ग्लोब्यूल नज़र आ रहा है। यहाँ पे ओगोनियम को ही न्यूक्लियल कहते हैं और एंथ्रोडियम को ग्लोब्यूल कहते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर जो होता है न्यूक्लियल होता है और नीचे की साइड में ग्लोब्यूल होता है। तो ये आपको बताना है।
मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर होमोथैलिक और मोनोशियस। कारा की अधिकांशतः जातियाँ जो होती है वह द्विलिंगाश्रयी मतलब ग्लोब्यूल और निक्यूल दोनों एक ही पादप पर पास पास में उत्पन्न होते हैं। द्विलिंगाश्रयी को मैं बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी कि इसको हम होमोथैलिक या समजालिक भी कहते हैं। सेम थैलस पे ग्लोब्यूल और निक्यूल मेल और फीमेल दोनों हैं। तो ये सब पर्यायवाची है, मोनोशियस बोलो, होमोथैलिक बोलो, द्विलिंगाश्रयी बोलो या समजालिक बोलो। बट सम आर हेट्रोथैलिक और डायोशियस। कारा की कुछ केवल मतलब बहुत ही कम जातियाँ जो है वह एक लिंगाश्रयी होती है। उसका उदाहरण है कारा वालिचाई। कारा वालिचाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वालिची बोलो या वालिचाई बोलो, दोनों एक ही है। तो आप जो चाहें वो लिख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग यही रहेगी, कारा वालिचाई। देन ग्लोब्यूल जो हम पढ़ रहे थे कि मेल सेक्स का कौन होता है हम जानते हैं। मेच्योर ग्लोब्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप। जो परिपक्व ग्लोब्यूल होता है वह गोलाकार संरचना होती है, बता चुकी हूँ, येलो टू रेड इन कलर। ईच ग्लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 8 कर्व्ड प्लेट्स। जैसे आपने फुटबॉल अगर देखी होगी तो ग्लोब्यूल की संरचना सेम फुटबॉल के समान है। जिस प्रकार से फुटबॉल पे हम ब्लैक और वाइट कलर के पैच देखते हैं, वैसे ही ग्लोब्यूल के ऊपर 8 शील्ड्स पाई जाती है जिनको शील्ड कोशिकाएं कहते हैं। कितनी पाई जाती है? 8 या 8 शील्ड कोशिकाएं पाई जाती है। फ्रॉम द इनर साइड ऑफ ईच शील्ड सेल, प्रत्येक शील्ड कोशिका के अंदर की तरफ से एक रोड के समान संरचना निकली होती है जिसे हम कहते हैं मेन्यूब्रियम। प्रत्येक शील्ड कोशिका से अंदर की तरफ क्या निकलेगा? सबसे ऊपर हम जा रहे हैं फुटबॉल के बाहर से अंदर की ओर, समझ रहे हैं आप। सबसे बाहर क्या है? शील्ड कोशिका। कितनी है? 8। प्रत्येक शील्ड कोशिका के अंदर क्या निकल रहा है? एक रोड के समान संरचना निकल रही है जिसको हम कह रहे हैं मेन्यूब्रियम। प्रत्येक मेन्यूब्रियम से एक या अधिक गोलाकार कोशिकाएं ग्लोबो सेल्स डेवलप हो रही है जिनको हम कहते हैं प्राइमरी कैपिटुला सेल। प्रत्येक प्राइमरी कैपिटुला सेल से 2 या 2 से अधिक सेकेंडरी कैपिटुलर सेल्स डेवलप हो रही है और प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स से 2 से 4 जो कोशिकाओं युक्त एंथ्रीडियल फिलामेंट, जिसमें 2 से 4 कोशिकाएं होती है, उसना एंथ्रीडियल फिलामेंट उत्पन्न हो रहा है। तो हम लाइन से चल रहे हैं। सबसे ऊपर क्या? शील्ड कोशिका, देन मेन्यूब्रियम से प्राइमरी कैपिटुला, देन सेकेंडरी कैपिटुला, देन एंथ्रीडियल फिलामेंट। और जो एंथ्रीडियल फिलामेंट है उसमें 25 से लगभग जो एंथ्रीडियल फिलामेंट में 25 से 250 तक कोशिकाएं हो सकती है। और ईच सेल, जो एंथ्रीडियल फिलामेंट की हर कोशिका है वह बाईफ्लैजिलेट मतलब द्विकशाभिकी, कॉइल्ड मुड़ा हुआ और एक केंद्र की एंथ्रोजॉइड या पुंबड़ों का निर्माण करता है। तो अगर हम बात करें पूरे के पूरे ग्लोब्यूल से लगभग 20,000 से 50,000 तक पुंबड़ुओं का या एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। तो सिंपल है इसकी संरचना, इसको हम समझ लेते हैं कैसे होती है। आप अगर चाहें तो इसका डेवलपमेंट भी याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो केवल आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए जो जी से लेके एल तक बताया हुआ है। यहाँ हम जी में देख पा रहे हैं फुटबॉल के समान संरचना जिसको हम कहते हैं ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल के अंदर का अगर हम ये टीएस बताया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रत्येक शील्ड कोशिका से हमको केवल यहाँ पे कितनी नज़र आ रही है? 1 2 3 4 5 नज़र आ रही है, जबकि एक्चुअल में ये 8 होती है। क्या निकल रहा है? एक मेन्यूब्रियम निकल रहा है। मेन्यूब्रियम के बाद में है प्राइमरी कैपिटुला सेल, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी कैपिटुला सेल और सेकेंडरी के बाद में है एंथ्रीडियल फिलामेंट। अगर हम इसको खोल दें, प्रत्येक आई में क्या बता रखा है कि एक शील्ड कोशिका पे किस प्रकार से जुड़े होते हैं। ये तो टीएस है, एच वाला पोर्शन तो, और जो आई वाला डायग्राम है इसमें इसको खोल दिया गया है एक शील्ड कोशिका को, तो उसके ऊपर मेन्यूब्रियम है और ये फिलामेंट है। देन हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो एंथ्रीडियल फिलामेंट की प्रत्येक कोशिका एक द्विकशाभिकी, आप देख रहे हैं एंथ्रोजॉइड या पुंबड़ों की संरचना कैसा है? एक कॉमा के समान है, कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ द्विकशाभिकी जिसमें 2 कशाभिकाएं नजर आ रही है, ऐसी संरचना होती है एक पुंबड़ों की। तो इस प्रकार से एक पूरे ग्लोब्यूल से लगभग 20,000 से लेकर 50,000 तक एंथ्रोजॉइड बन सकते हैं। तो ये आपको डायग्राम नीचे वाले जी से लेकर एल तक तो आपको पक्का याद करने ही है, ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन न्यूक्यूल क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन।
और इसका संरचना होती है अवल या अंडाकार, और इसके नीचे एक स्टॉक कोशिका होती है, छोटा सा इसमें स्टॉक होता है, इसके ऊपर ये अटैच होता है। अब वापस मैं बताऊंगी कि पहले ऊपर न्यूक्लियल होता है और नीचे ग्लोब्यूल होता है। आपको ये संरचना याद है ना, ये आपको नहीं भूलनी है। ऊपर क्या है, न्यूक्लियल है, और नीचे क्या है, ग्लोब्यूल है। तो हम पढ़ रहे हैं अब न्यूक्लियल। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली प्लेस्ड वन सेंट्रल सेल। इसमें एक बीच में मध्य कोशिका या सेंट्रल केंद्र की कोशिका पाई जाती है, केंद्रीय कोशिका, वन स्टॉक एंड वन लार्ज एग एट द टॉप। हम इसकी संरचना समझेंगे आगे। द एंटायर स्ट्रक्चर इज कवर्ड फ्रॉम द बेस बाय 5 spirally twisted tube cell except at the apex where they form a crown made up of 5 कोरोना सेल्स। इसमें जैसे हमने न्यूक्लियल में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं याद की थी कि मेन्यूब्रियम, प्राइमरी कैपिटुलम, सेकेंडरी कैपिटुलम, देन एंथ्रेडियल फिलामेंट, वैसे ही न्यूक्लियल में भी आपको याद करना है कि न्यूक्लियल में मेनली तो 3 कोशिकाएं होती है, एक सेंट्रल कोशिका, एक स्टॉक कोशिका और एग कोशिका। और इन तीनों कोशिकाओं के ऊपर ट्यूब कोशिकाएं, 5 ट्यूब के समान संरचना जिसे रैप हुई हुई होती है उसके ऊपर, तो उसको कहते हैं स्पाइरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल्स, ट्यूब कोशिकाएं, नलिका कोशिकाएं। और ये नलिका कोशिकाएं उसके ऊपर लपेटी हुई होती है। जैसे सिंपल सी चीज़ें, हम एक रिबन लेके उसको लपेटते हैं ना, जैसे समझो कि 5 रिबन लपेटे हुए हैं, तो ये होगी 5 ट्यूब सेल्स। और ये पाँचों जो 5 ट्यूब सेल्स है, ये ऊपर शीर्ष पे जाके क्राउन बनाती है या मुकुट के समान संरचना बनाती है। जैसे पाइनएप्पल होता है ना, तो पाइनएप्पल के ऊपर जैसे हम देखते हैं एक मुकुट की समान संरचना होती है, वैसे ही इसमें कोरोना ऊपर एक मुकुट की समान संरचना पाई जाती है, जो कि 5 कोरोना सेल्स द्वारा निर्माण होती है। कौन कौन से सेल हो गए? आप जानते हैं कि कोरोना अभी तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया वायरस के चक्कर में, लेकिन ये बेचारा कोरोना ऑलरेडी कारा में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो 5 कोरोना सेल्स होती है उसके ऊपर। The jacket of nucleus shows similarity with the neck cell of आर्कीगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट। यदि आपने ब्रायोफाइट की हिस्ट्री पढ़ी है, जिसको हम आर्कीगोनियम कहते हैं, तो न्यूक्लियल की संरचना उससे जो आर्कीगोनियम से सिमिलैरिटी दर्शाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन ये है संरचना। इसमें भी हम देखते हैं कि किस प्रकार की संरचना होती है। आप सीधे डायग्राम नंबर H पे आ जाइए, जहाँ पे ऊपर हम देख रहे हैं कोरोना कोशिकाएं नज़र आ रही है, 3 नज़र आ रही है, एक्चुअल में ये 5 होती है। चारों तरफ ट्यूब कोशिका है, एक अंडे कोशिका है, स्टॉक कोशिका है, और सबसे नीचे एक सेंट्रल कोशिका जो मैंने आपको कहा था सेंट्रल नोडल कोशिका, वो है। और साथ ही इसके नीचे एक पेडिसिल पाया जाता है, पेडिसिल जिसको हम पुष्पवृंत बोलते हैं, तो वो यहाँ पाया जाता है। सबसे नीचे क्या है? पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं पूरा का पूरा न्यूक्लियल। न्यूक्लियल में जो अंदर की तरफ 3 कोशिकाएं मिल रही है, सबसे नीचे है सेंट्रल नोडल सेल या सेंट्रल सेल, देन स्टॉक सेल, स्टॉक सेल के ऊपर एग सेल। एग सेल सबसे बड़ी होती है और इसके चारों तरफ होती है ट्यूब सेल्स जो कि 5 होती है, और कोरोना सेल्स जो भी 5 होती है, जो एक क्राउन बनाती है। तो ये संरचना हो गई किसकी? न्यूक्लियल की। देन फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द ट्यूब सेल्स जस्ट बिलो द कोरोना गेट सेपरेटेड। देखिए, जैसे हम अगर जैसे किसी रिबन कैसे खुलता है, अगर हम ऊपर से उसको खोल दें तो वो रिबन पूरा का पूरा जो लपेट रखा है हमने टाइटली वो खुल जाएगा। तो सेम ये चीज़ होती है कि फर्टिलाइजेशन निषेचन के समय जो ऊपर का क्राउन वाली कोशिकाएं कोरोना सेल्स की, वो उनका समझो कि आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती है, जिसकी वजह से जो नीचे लपेटी हुई कोशिकाएं हैं जिसको हम बोल रहे हैं ट्यूब सेल, वे भी थोड़ी लूज़ हो जाती है, जैसे रिबन लूज़ होता है वैसे। और उनके लूज़ होने से बीच में गैप बन जाता है, और उस गैप में से एंथ्रोजॉइड या पुमणु प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ पे? उसमें न्यूक्लियल में। Out of many aggregated antherozoids towards the slits, only one comes near the receptive spot of egg. बहुत सारे एंथ्रोजॉइड या पुमणु प्रवेश करते हैं, लेकिन जो एग का रिसेप्टिव, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अंड में, अंड कोशिका में एक पर्टिकुलर एरिया होता है, हाइलाइन या काचाब एरिया, जहाँ से पुमणु प्रवेश करता है। अब केवल एक ही वहाँ तक पहुँचता है, और वह एग के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होकर निषिक्तांड या ऊस्पोर का निर्माण करता है। ऊस्पोर या निषिक्तांड, ये डिप्लॉयड होगा, हम जानते हैं द्विगुणित होगा। इट इज़ हार्ड स्फेरिकल, ये थोड़ा हार्ड मतलब कठोर होता है, गोलाकार होता है, और यह उसके अतिरिक्त कलर में ये येलो, ब्राउन या रेड हो सकता है, या ब्लैक भी हो सकता है। इट इज़ सराउंडेड बाय 4 लेयर वॉल, इसके चारों तरफ 4 लेयर की भित्ति पाई जाती है।
ऑफ विच द आउटर 2 आर कलर्ड एंड द इनर 2 आर कलरलेस। बाहर वाले 2 कलर्ड होते हैं, अंदर वाले 2 रंगहीन होते हैं। देन जर्मिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निषिक्तांड का जर्मिनेशन कैसे होता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द न्यूक्लियस ऑफ oospore माइग्रेट्स टुवर्ड्स द अपर रीजन। अंकुरण के समय निषिक्तांड का जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है वह ऊपर की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ पे उसमें अभी हम जानते हैं कि निषिक्तांड क्या है, द्विगुणित होता है, ओनली यही द्विगुणित होता है, जबकि कारा हम जानते हैं कि स्वयं अगुणित होता है। तो यहाँ पे निषिक्तांड के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड केंद्रक बनते हैं या 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। द oospore then divides into 2 unequal cells। केंद्रक तो बन गया, लेकिन अभी कोशिका का निर्माण कितनी हुई है, 2 कोशिकाएं बनी है। ऊपर की और एक छोटी लेंटिक्युलर, लेंटिक्युलर मतलब जैसे अपन बोलते हैं लेंस के समान या वैसी कुछ रचना होती है, उसे हम कहते हैं लेंटिक्युलर सेल। और जो नीचे वाली कोशिका होती है जो कि बड़ी होती है, उसमें 3 केंद्रक, ऊपर वाली कुछ छोटी कोशिका में केवल देखिए 4 केंद्रक बने, 4 में से 1 केंद्रक गया ऊपर लेंटिक्युलर सेल में और 3 केंद्रक रह गए नीचे जो बड़ी कोशिका है बेसल सेल में। द न्यूक्लियाई ऑफ द बेसल सेल ग्रेजुअली डीजनरेट। जो नीचे वाली कोशिका में 3 केंद्रक गए थे वो धीरे धीरे डीजनरेट हो गए या समाप्त हो गए। देखिए अब यहाँ पे वापस हम देखते हैं, डायग्राम द्वारा देखते हैं। ए में है कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, डिप्लॉयड केंद्रक बनता है। डिप्लॉयड केंद्रक किसका होता है, oospore का या निषिक्तांड का होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 केंद्रक बनते हैं। 4 में से 1 केंद्रक ऊपर जाता है लेंटिक्युलर सेल में और 3 केंद्रक बेसल सेल में जाते हैं। बेसल सेल वाले 3 केंद्रक क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो ऊपर वाली कोशिका है लेंटिक्युलर सेल प्रोजेक्ट्स आउट बाय रप्चरिंग द oospore वॉल एंड डिवाइड्स माइटोटिकली बाय एन ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टम। यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो ऊपर वाली कोशिका है उसमें विभाजन होता है और विभाजन होके कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा। 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा और उन 2 कोशिकाओं के बीच में एक ऑब्लिक या तिरछा पट का निर्माण होगा। इसकी वजह से क्या होता है, एक फॉर्म अ लार्जर प्रोटोनिमल इनिशियल एंड स्मॉल राइजोइडल इनिशियल। आप डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। ये देखिए 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ लेंटिकुलर सेल में। ऊपर वाली कोशिका है प्रोटोनिमल सेल जो कि बड़ी है और जो नीचे वाली कोशिका है वो है राइजोइडल सेल जो कि राइजोइडल इनिशियल जो कि छोटी है। हम नाम से बता सकते हैं कि प्रोटोनिमल इनिशियल प्रोटोनिमा का निर्माण करेगी, जबकि राइजोइडल इनिशियल मूलाभास का निर्माण करेगी। द प्रोटोनिमल इनिशियल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड। हम जानते हैं कारा की संरचना कि उसमें नोड तथा इंटरनोड पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि जो प्रोटोनिमल इनिशियल है उसने जो हमने निषिक्तांड देखा था उसकी भित्ति को या oospore के वॉल को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है प्रोटोनिमल इनिशियल और राइजोइडल इनिशियल। प्रोटोनिमल इनिशियल जो होता है उससे क्या बनता है, पर्व तथा पर्व संधियाँ, नोड तथा इंटरनोड बनते हैं, साथ ही प्राइमरी प्रोटोनिमा बनती है और राइजोइडल इनिशियल से प्राइमरी राइजोइड्स बनते हैं। सो द प्रोटोनिमल इनिशियल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स and forms the upper part of plant body, whereas rhizoidal initial forms rhizoids। वही बात हो गई, 2 ही मुख्य भाग है काराम की संरचना के। नीचे होते हैं मूलाभास, ऊपर होते हैं जो उसका मेन एक्सिस है जो कि नोड तथा इंटरनोड में डिफ्रेंशिएटेड या विभेदित होता है। तो यहाँ पे प्रोटोनिमल इनिशियल ने बनाया अपर पोर्शन और राइजोइडल इनिशियल ने बनाया लोअर पोर्शन। समटाइम्स आपको ध्यान है हमने पढ़ा था कायिक जनन में कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा द्वारा कायिक जनन होता है। तो कई बार क्या होता है कि सेकेंडरी राइजोइड्स में डेवलप फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ प्रोटोनिमल फिलामेंट। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी निर्माण हो जाते हैं और कई बार सेकेंडरी राइजोइड्स का निर्माण भी होता है। प्राइमरी राइजोइड्स कौन से हो गए, जो कि जैसे हम बोलते हैं ना असली जड़ें कौन सी होती है, जो कि मूलांकुर से या रेडिकल से बनती हैं। दीज आर कॉल्ड रूट्स, रियल रूट्स विच फॉर्म्ड बाय मूलांकुर और रेडिकल। बट जो वैसे हम बात करें कारा की तो प्राइमरी राइजोइड्स कौन से हैं, विच आर फॉर्म बाय राइजोइडल इनिशियल। लेकिन ऐसे राइजोइड जो कि राइजोइडल इनिशियल से नहीं बन के कहीं और से बनते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर फॉर्म बाय लोअर नोड ऑफ प्रोटोनिमल फिलामेंट। जो प्रोटोनिमा बना है प्रोटोनिमा के नीचे वाली पर्व संधि से बन रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी राइजोइड्स। इसी प्रकार तो ये हो गया संरचना। ये आपको पूरा अंकुरण याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत सिंपल भी है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको याद करना है। कारा के अंदर ऊसपोर यानी शिक्तांड में जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। अगेन मैं रिपीट करूँगी, आप चाहे थ्योरी वाला पोर्शन कम लिखें, लेकिन आपको चित्र सारे बनाने बहुत ज़रूरी है। स्कूल और कॉलेज में ये अंतर है। यहाँ पे मेन साइंस में जो बॉटनी की अगर मैं बात करूँ तो मेन नंबर आपके डायग्राम के होंगे। बहुत स्वच्छ, सही और नामांकित चित्र आप बनाएंगे, चाहे आप कलर्ड पेन या कलर यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका अट्रैक्टिव रहे डायग्राम, उससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। देन लाइफ साइकिल, अभी तक हमने जितनी भी सवाल पढ़ी है सब में समान लाइफ साइकिल है। सब में क्या है, अगुणित प्रधान या हैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल होता है। कारा में भी वैसे होता है। हम जानते हैं कारा का मुख्य शरीर जो है वह एक्स मतलब हैप्लॉइड है, जिसपे ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल का निर्माण होता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो भी क्या है हैप्लॉइड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट या एंथ्रोजॉइड या पुंगड़ों का निर्माण होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन या न्यूक्यूल से एग्स या अंड का निर्माण होता है। दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट या युग्मनज बनता है। युग्मनज फिर ऊसपोर, जिसको हम निषिक्तांड कहते हैं, वो बनता है। और उसके बाद में उसमें मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिसके द्वारा प्राइमरी प्रोटोनीमा बनती है। प्रोटोनीमा से फिर आगे हम देखते हैं पादप शरीर का निर्माण होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं कि एमाइलम स्टार बल्बिल, एमॉर्फस बल्बिल या सेकेंडरी प्रोटोनीमा द्वारा होता है। इस प्रकार से कारा में अगुणित प्रधान जीवन चक्र पाया जाता है। तो आज हमने यूनिट 2 कंप्लीट की है। इसका हम एक टेस्ट लेंगे, आपको टेस्ट पेपर ग्रुप में भेज दिया जाएगा और इसके बाद में हम यूनिट 3 प्रारंभ करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।